हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सज्जाद अंसारी MEP यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम ओवरव्यू ऑफ HVAC सिस्टम के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि HVAC होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि HVAC का जो फुल फॉर्म है वो है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। लेकिन HVAC का मतलब सिर्फ AC मशीन नहीं होती। ठीक है, रिमेंबर, HVAC एक कंप्लीट सिस्टम और टेक्नोलॉजी है जिसका पर्पस क्या होता है कि बिल्डिंग के अंदर एक कंफर्टेबल और कंट्रोल इंडोर इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये मेन जो है मकसद होता है। गॉट इट। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हमें समझना है, इंडोर इन्वायरमेंटल कंफर्ट। यहाँ पर लिखा है, देखिए ना, HVAC स्टैंड फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड इट रिफर्स टू द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडोर इन्वायरमेंटल कंफर्ट। तो ये इंडोर इन्वायरमेंटल कंफर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिल्डिंग के अंदर ऑक्यूपेंट को ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहां वो थर्मली कंफर्टेबल फील करे और इंडोर कंडीशन एक्सेप्टेबल हो। सिर्फ टेम्परेचर कंफर्टेबल होना इनफ नहीं है। जस्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। सपोज करिए अगर रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, तो क्या होगा? तो पर्सन को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। सिमिलरली टेम्परेचर ठीक है लेकिन एयर मूवमेंट पुअर है, बैड ओडोर है, वेंटिलेशन इनएडिक्वेट है, एयर क्वालिटी पुअर है, तो ओवरऑल इंडोर इन्वायरमेंट कंफर्टेबल नहीं लगेगा। इसलिए HVAC का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट के लिए कंट्रोल, कंफर्टेबल और एक्सेप्टेबल इंडोर इन्वायरमेंट मेंटेन करना। ठीक है, ये मेन मकसद। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पर गिवन है, HVAC सिस्टम आर डिजाइन टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी एंड एयर फ्लो विथ इन बिल्डिंग, व्हीकल एंड अदर इनक्लोज्ड स्पेसेस। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो इस पॉइंट को हम 4 मेजर पैरामीटर में डिवाइड कर सकते हैं: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, एयर फ्लो। अब एक एक को जस्ट समझते हैं। देखिए, सबसे पहला ये इन्होंने जो दिया है कि HVAC सिस्टम को जो डिज़ाइन है वो मेन पर्पस क्या है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो HVAC सिस्टम का सबसे बेसिक फंक्शन है टेम्परेचर कंट्रोल। सपोज ऑफिस का डिज़ाइन कंडीशन है 24 डिग्री सेल्सियस, जस्ट एग्जाम्पल। ओके, एक ऑफिस है, उसका डिज़ाइन कंडीशन है 24 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो HVAC सिस्टम क्या करेगा? रूम से हीट रिमूव करेगा और इंडोर टेम्परेचर को रिक्वायर्ड लेवल पर मेंटेन करेगा। ओके, तो ये मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो ये HVAC का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। रिमेंबर, ह्यूमिडिटी का मतलब है एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ओके, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर, सिंपल, उसको हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। सो अगर ह्यूमिडिटी बहुत हाई है तो क्या होगा? आप रूम में हैं तो अनकंफर्टेबल और स्टिकी फील हो सकता है आपको। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट थिंग है एयर की क्वालिटी। अब जो थर्ड पैरामीटर यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था कंट्रोल करना होता वो एयर की क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी। तो HVAC सिस्टम को इंश्योर करना होता है कि इंडोर इन्वायरमेंट में एक्सेप्टेबल एयर क्वालिटी मेंटेन हो। इसलिए डिफरेंट मेथड यूज हो सकते हैं: आउटडोर और फ्रेश एयर, फिल्ट्रेशन, एग्जॉस्ट, प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिफरेंट मेथड। नेक्स्ट है हमें एयर फ्लो कंट्रोल। एयर की फ्लो को भी कंट्रोल करना होता है। तो HVAC सिस्टम को सिर्फ एयर को कूल करके रूम में भेजना नहीं है, हमें यह भी इंश्योर करना होता है कि कितनी एयर रूम में जा रही है, कहाँ जा रही है ये एयर, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है एयर, और रिटर्न एयर कहाँ से आ रही है, फ्रेश एयर कितनी आ रही है, एग्जॉस्ट एयर कितनी जा रही है। ये सब एयर डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन का पार्ट है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल में एक ओवरव्यू, मीन्स HVAC होता क्या है। ठीक है, ओके, तो अब हम HVAC के फर्स्ट कंपोनेंट को डिटेल में समझेंगे और वो है क्या? हीटिंग। हम यूजुअली HVAC सुनते ही कूलिंग के बारे में सोचने लगते हैं,
लेकिन HVAC का जो H है एक्चुअली हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हीटिंग का रिक्वायरमेंट मेनली उन लोकेशन में होता है जहां विंटर सीजन में आउटडोर टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि हीटिंग एक्चुअली क्या होती है, इसका पर्पस क्या है और हीटिंग के कौन कौन से सिस्टम कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हीटिंग क्या होती है, यहाँ पर गिवन है, हीटिंग इज व्हाट? हीटिंग इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ HVAC सिस्टम essentially for maintaining indoor thermal comfort during colder season. ओके, गॉट इट। तो हीटिंग का मतलब है कि इंडोर स्पेस में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करना ताकि कोल्ड वेदर के दौरान इंडोर टेम्परेचर कंफर्टेबल और रिक्वायर्ड डिजाइन कंडीशन के अकॉर्डिंग मेंटेन रहे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपका आउटडोर टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बिल्डिंग के अंदर हमें मेंटेन करना है 22 डिग्री सेल्सियस। तो आउटसाइड से नेचुरली हीट रूम में नहीं आ रही, बल्कि बिल्डिंग को एडिशनल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। यही काम हीटिंग सिस्टम करता है, सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ आप हीटिंग है क्या ये समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब यहाँ पर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ हीटिंग सिस्टम। तो हीटिंग के 3 मेन टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला टाइप्स है फर्नेसेस। सबसे पहले फर्नेस है क्या? फर्नेस एक हीटिंग इक्विपमेंट है जो हीट जनरेट करता है और जनरली एयर को डायरेक्टली हीट करके बिल्डिंग में सप्लाई करता है, ठीक है, गॉट इट। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर फर्नेस हीट कैसे जनरेट करता है? तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फर्नेस नेचुरल गैस, LPG, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी जैसे एनर्जी सोर्सेस यूज़ कर सकता है। और गैस फर्नेस में कंबशन से हीट जनरेट होती है, फिर हीट एक्सचेंजर के थ्रू सप्लाई एयर को हीट किया जा सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्नेस। और जो सेकेंड टाइप्स ऑफ हीटिंग सिस्टम है वो है बॉयलर्स। ओके, तो बॉयलर का बेसिक कंसेप्ट क्या है? फर्नेस से डिफरेंट है। बॉयलर जनरली वाटर को हीट करता है। रिमेंबर, ये जो हीटेड वाटर है या हॉट वाटर सिस्टम को बिल्डिंग के डिफरेंट हीटिंग टर्मिनल तक सर्कुलेट किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। सपोज करिए, मान लीजिए बॉयलर वाटर को 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करता है। ये हॉट वाटर पाइपिंग के थ्रू HU के हीटिंग कॉइल तक जाता है। ओके, और HU में क्या होता है? कोल्ड एयर हीटिंग कॉइल से गुजरते हुए, तो जब कोल्ड एयर हीटिंग कॉइल से गुजरेगा तो वार्म एयर, ये एयर वार्म हो जाएगा, उसको रूम में हम क्या करेंगे? सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉयलर। और जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हीटिंग सिस्टम है वो है हीट पंप। ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हीट पंप क्या है? हीट पंप एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का यूज करता है, लेकिन हीटिंग मोड में इसका पर्पस हीट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसफर करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि हीट पंप हीट क्रिएट करने के बजाय अवेलेबल हीट को ट्रांसफर करता है। ओके, सो हीटिंग मोड में हीट पंप आउटसाइड इन्वायरमेंट से हीट एक्सट्रैक्ट करके इंडोर स्पेस को प्रोवाइड करता है। ये है कंसेप्ट, ठीक है। तो 3 टाइप्स के हीटिंग सिस्टम है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया क्या क्या है वो। फर्नेसेस, दूसरा बॉयलर्स और तीसरा हीट पंप्स। ओके, तो अब गाइस हमने हीटिंग सिस्टम का कंसेप्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग सिस्टम समझ लिए। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एक हीटिंग सिस्टम एक्चुअली बना किस किस कंपोनेंट से होता है। तो एक प्रॉपर हीटिंग सिस्टम सिर्फ एक हीटिंग इक्विपमेंट का नाम नहीं है, इसमें मल्टीपल कंपोनेंट मिलकर काम करते हैं। तो आज हम 4 मेजर कंपोनेंट को समझेंगे। ओके, उसमें जो सबसे पहला है वो है हीट सोर्स। सबसे पहला कंपोनेंट है हीट सोर्स। हीट सोर्स का सिंपल मीनिंग क्या है? हीट सोर्स का सिंपल मीनिंग है जहां से हमें हीटिंग के लिए रिक्वायर्ड थर्मल एनर्जी मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे? हीट सोर्स कहेंगे। यानी हीटिंग सिस्टम को हीट चाहिए और वो हीट किसी सोर्स से जनरेट या ऑब्टेन होगी। फॉर एग्जांपल फर्नेस है, बॉयलर से, हीट पंप से। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल, टेल मी, हीट सोर्स। नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हीट सोर्स से हीट मिल गई, लेकिन क्वेश्चन है कि ये हीट रूम तक कैसे पहुंचेगी?
तो यहाँ आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम क्या है, हीट को हीट सोर्स से बिल्डिंग के लिए डिफरेंट स्पेसेस और रूम तक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम। अब थर्ड आ जाता है हमारा थर्मोस्टेट। जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है, थर्मोस्टेट। सो थर्मोस्टेट को आप हीटिंग सिस्टम का टेम्परेचर सेंसिंग और कंट्रोल डिवाइस समझ सकते हैं। ओके, इसका जो बेसिक काम है वो रूम टेम्परेचर को सेंस करना और रिक्वायर्ड सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हीटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज थर्मोस्टेट पर सेट पॉइंट है 22 डिग्री सेल्सियस और एक्चुअल रूम टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, थर्मोस्टेट हीटिंग डिमांड जनरेट करेगा, हीटिंग सिस्टम ऑपरेट करेगा और रूम टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, जब टेम्परेचर रिक्वायर्ड सेट पॉइंट के अराउंड रीच करेगा तो कंट्रोल सिस्टम हीटिंग को रिड्यूस या स्टॉप कर सकता है, तो सिस्टम के कंट्रोल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड। एंड नाउ द फोर्थ जो कंपोनेंट है हीटिंग सिस्टम का वो है क्या, वेंटिंग एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो ये स्पेशली कंबशन बेस्ड हीटिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्नेस या बॉयलर फ्यूल बर्न करता है तो कंबशन प्रोसेस से गैसेस और प्रोडक्ट जनरेट हो सकते हैं। सो इन अनवांटेड कंबशन प्रोडक्ट को सेफली बिल्डिंग के ऑक्यूपाइड स्पेस से बाहर डिस्चार्ज करना होता है, तो यहाँ वेंटिंग और एग्जॉस्ट सिस्टम का रोल आता है। ठीक है, गॉट इट, क्लियर हुआ। तो वेंटिंग और नॉर्मल रूम वेंटिलेशन सब चीज़ नहीं है, सेम चीज़ नहीं है। ओके, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, वेंटिंग और नॉर्मल रूम वेंटिलेशन ये सेम चीज़ नहीं है। ये पॉइंट स्टूडेंट को ज़रूर याद रखना चाहिए। देखिए, वेंटिलेशन का पर्पस क्या है, आउटडोर एयर प्रोवाइड करना और इंडोर एयर क्वालिटी को मैनेज करना। और वेंटिंग क्या है, यहाँ पर वेंटिंग जनरली कंबशन अप्लायंसेस के कंबशन प्रोडक्ट को सेफली डिस्चार्ज करने से रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखना है आपको यहाँ पर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ हीटिंग सिस्टम, गॉट इट। ओके, तो अब हम एचवीएसी के जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यहाँ पर हम एचवीएसी के सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे और वो है क्या, वेंटिलेशन। सो अभी तक हमने हीटिंग को समझा था जिसका मेन पर्पस था इंडोर स्पेस में रिक्वायर्ड थर्मल कंफर्ट मेंटेन करना, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना इनफ नहीं है। अगर एक रूम का टेम्परेचर परफेक्ट 22 डिग्री सेल्सियस है लेकिन रूम के अंदर CO2 हाई है, बैड स्मेल है, पॉल्यूटेंट है और फ्रेश एयर नहीं आ रही है, तो क्या हम कहेंगे कि इंडोर इन्वायरमेंट हेल्थी है? बिल्कुल नहीं। तो यहीं पर वेंटिलेशन का रोल आता है। ओके, अब वेंटिलेशन क्या होता है ये देखेंगे हम। यहाँ पर गिवन है, वेंटिलेशन सिस्टम इंश्योर प्रॉपर एयर एक्सचेंज बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर इन्वायरमेंट टू मेंटेन एयर क्वालिटी एंड रिमूव पॉल्यूटेंट। ओके, तो वेंटिलेशन का जो मेन पर्पस है वो इंडोर एयर को प्रॉपरली मैनेज करना, ओके, और रिक्वायर्ड आउटडोर और फ्रेश एयर प्रोवाइड करना और कंटामिनेटेड और स्टेल एयर को रिमूव करना, ये मेन पर्पस होता है वेंटिलेशन का। ओके, गॉट इट। तो आप कह सकते हैं कि वेंटिलेशन मतलब क्या, फ्रेश एयर का सप्लाई और स्टेल और कंटामिनेटेड एयर का रिमूवल, इसे हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं। यानी बिल्डिंग के अंदर की एयर को कंप्लीटली क्लोज्ड इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली सर्कुलेट नहीं करना है, हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आउटडोर एयर बिल्डिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करनी होती है और कंटामिनेटेड एयर को सूटेबल एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू रिमूव करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा वेंटिलेशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन के बारे में। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर दो टाइप्स होते हैं वेंटिलेशन के। तो सबसे पहला है मैकेनिकल वेंटिलेशन, उसे देख लेते हैं कि मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या होता है एक्चुअल में। देखिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब समझिए, सपोज ये क्या होता है, जब हम फैंस हो गया, ब्लोवर्स या मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ करके एयर को सप्लाई, एग्जॉस्ट या सर्कुलेट करते हैं तो उससे मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं। जब हम फैन हो गया, ब्लोवर हो गया या मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ करके एयर को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं या एग्जॉस्ट करते हैं या सर्कुलेट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली मैकेनिकल वेंटिलेशन।
ओके, गॉट इट। सपोज करिए, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जॉस्ट फैन का एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक टॉयलेट है, टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड है, तो फैन रूम की कंटामिनेटेड और स्टेल एयर को पुल करता है। तो ये क्या है? ये मैकेनिकल वेंटिलेशन का सिंपल एग्जांपल मैंने दिया है। सेम वे एक ऑफिस है, ओके, उस ऑफिस में फ्रेश एयर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ओके। तो सिंपली होता क्या है, हम क्या करते हैं, आउटडोर एयर को मशीन के थ्रू रूम में सप्लाई करते हैं। तो यहाँ फैन और ब्लोवर एयर मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए ये भी क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन है। सिंपल, गॉट इट। नाउ जो सेकेंड टाइप ऑफ वेंटिलेशन है वो है नेचुरल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन में मैकेनिकल फैन या ब्लोवर के थ्रू एयर मूवमेंट क्रिएट करना प्राइमरी मैकेनिज्म नहीं होता, ये याद रखिएगा। एयर मूवमेंट यहाँ पर नेचुरली अकरिंग फोर्सेस के थ्रू होता है, जैसे विंड प्रेशर, टेम्परेचर डिफरेंस या बोयांसी और स्टैक इफेक्ट के थ्रू। ओके, सपोज करिए, सपोज एक रूम में एक साइड विंडो ओपन है, ठीक है, अपोजिट साइड भी विंडो और ओपनिंग है। अगर आउटसाइड विंड कंडीशन सूटेबल है तो एयर एक ओपनिंग से एंटर कर सकती है और दूसरी ओपनिंग से एग्जिट कर सकती है। तो इसमें फैन यूज नहीं किया जा रहा है, देयरफॉर ये क्या है, ये नेचुरल वेंटिलेशन का जस्ट एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है। अब ये यहां पर जो मैंने बताया स्टैक इफेक्ट, तो स्टैक इफेक्ट को जस्ट समझते हैं। स्टैक इफेक्ट होता क्या है, देखिए ये एचवीएसी, ये स्टैक इफेक्ट क्या है, पहले तो ये समझिएगा कि स्टैक इफेक्ट ये एचवीएसी स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। वार्म एयर जनरली सभी को पता है कि वार्म एयर जो है वो जनरली लेस डेंस होती है और अपवर्ड मूव करने की टेंडेंसी रखती है। अगर बिल्डिंग में वर्टिकल ओपनिंग अवेलेबल है तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नेचुरल एयर मूवमेंट डेवलप हो सकता है। इस फिनोमिना को हम कॉमनली क्या कहते हैं, स्टैक इफेक्ट कहते हैं। जस्ट शॉर्ट में मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके गाइज, अब हम एचवीएसी के थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर आते हैं, एयर कंडीशनिंग यानी एसी आप कह सकते हैं, ओके। तो अभी तक हमने हीटिंग और वेंटिलेशन को समझा। हीटिंग का काम था कोल्ड कंडीशन में रिक्वायर्ड हीट प्रोवाइड करना, और वेंटिलेशन का काम था रिक्वायर्ड आउटडोर एयर प्रोवाइड करना और स्टेल या कंटामिनेटेड एयर को रिमूव करना। अब अगर समर कंडीशन में आउटडोर टेम्परेचर बहुत हाई है तो बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर को कंफर्टेबल कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ पर एयर कंडीशनिंग का रोल आता है। तो उसे हम देखेंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या होती है एक्चुअली में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, एयर कंडीशनिंग इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एचवीएसी सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग इंडोर स्पेसेस एंड मेंटेनिंग कंफर्टेबल टेम्परेचर्स ड्यूरिंग हॉट वेदर, ओके। तो सिंपल आप समझ सकते हैं। देखिए एयर कंडीशनिंग का जो मेन पर्पस है वो इंडोर स्पेस से अनवांटेड हीट रिमूव करके रिक्वायर्ड इंडोर टेम्परेचर मेंटेन करना, ये मेन पर्पस है एयर कंडीशनिंग का। सपोज करिए कि आपका आउटसाइड टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ऑफिस में हमें मेंटेन करना है 24 डिग्री सेल्सियस। तो एसी का काम सिंपली कोल्ड एयर बनाना नहीं है, बल्कि एसी एक्चुअली रूम के अंदर की अनवांटेड हीट को रिमूव करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके, गॉट इट। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग होता क्या, इसे हम समझ लिए। अब नॉर्मली टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग में 3 टाइप्स के एयर कंडीशनिंग होते हैं, उसे हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो सेंट्रल एसी है, मींस सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। सो यहाँ पर बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको एचवीएसी सिस्टम का, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि एक्चुअल में सेंट्रल एसी काम कैसा करता है। यहाँ पर बस मेरा मेन मकसद है कि ओवरव्यू एचवीएसी एक्चुअली होता क्या है, एचवीएसी सिस्टम, इसका एक ओवरव्यू देना, ठीक है। डिटेल में भी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ओके, सेंट्रल एसी मीन्स, सेंट्रल एसी सिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट है कि एक सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम मल्टीपल स्पेसेस को सर्व कर सकता है। सपोज लार्ज बिल्डिंग में ये सिस्टम ना, जो सेंट्रल एसी सिस्टम, वो लार्ज बिल्डिंग में कॉमनली यूज होता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल है, होटल है, ओके, हॉस्पिटल है, ऑफिस बिल्डिंग है, लार्ज कॉमर्शियल बिल्डिंग है। तो यहाँ हम सेंट्रलाइज एसी सिस्टम
यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर हुआ? एक एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज एक शॉपिंग मॉल है। ओके, मॉल में 100 ऑफ शॉप्स और कॉमन एरियाज हैं। अब हर शॉप में सेपरेट स्प्लिट एसी इंस्टॉल करना प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, इसलिए सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ किया जाता है इस जगह पर। ओके, दूसरा जो हमारा सिस्टम है टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग एसी, वो है डक्टलेस मिनी स्प्लिट एसी। ओके, ये रेसिडेंशियल और स्मॉल कॉमर्शियल एप्लीकेशन में बहुत कॉमन है, इसलिए इसमें जनरली इंडोर यूनिट होते हैं और आउटडोर यूनिट होते हैं। ठीक है, इंडोर यूनिट रूम के अंदर होता है और आउटडोर यूनिट आउटसाइड इंस्टॉल होता है। तो दोनों रेफ्रिजरेंट पाइपिंग और इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, गॉट इट? और जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा है विंडो और पोर्टेबल एसी। ओके, ये जनरली स्मॉलर स्पेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। विंडो एसी सभी को पता है, विंडो एसी एक कॉम्पैक्ट यूनिट होता है जो विंडो और ओपनिंग या सूटेबल वॉल ओपनिंग में इंस्टॉल किया जा सकता है। ओके, इसमें इंडोर और आउटडोर पोर्शन एक ही केसिंग और सिस्टम में इंटीग्रेटेड होते हैं। ओके, सारी चीज़ें। और ये जो हमारा पोर्टेबल एसी होता है, पोर्टेबल एसी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव किया जा सकता है, आसानी से आप ले जा सकते हैं। इसमें यूजुअली रूम से हीट जो है एब्जॉर्ब करके कंडेंसर साइड पर हीट रिजेक्ट करने के लिए एग्जॉस्ट अरेंजमेंट और डक्ट रिक्वायर्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट डिज़ाइन। ओके, तो अगर आपका टेम्पोरेरी ऑफिस है, स्मॉल रूम है, रेंटल एकोमोडेशन है, तो आप इस जगह पर पोर्टेबल एसी का यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? क्लियर? ओके गाइस, अब हम एयर कंडीशनिंग के मेन कंपोनेंट को समझेंगे। अभी हमने देखा कि एयर कंडीशनिंग का मेन पर्पस क्या है, इंडोर स्पेस से अनवांटेड हीट को रिमूव करना और रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करना। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एसी मींस एयर कंडीशनिंग एक्चुअली हीट को रिमूव कैसे करता है। तो इसके लिए हमें रेफ्रिजरेंट साइकिल को समझना पड़ेगा। तो एक बेसिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कुछ मेजर कंपोनेंट होते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कंप्रेसर एंड कंडेंसर। ओके, तो कंप्रेसर को आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट भी समझ सकते हैं। ओके, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि कंप्रेसर रूम को डायरेक्टली कूल नहीं करता। ठीक है, कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करने और उसकी प्रेशर कंडीशन चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो कंप्रेसर का काम क्या होता है कि कंप्रेसर इवेपोरेटर से आने वाले लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर को सक्शन करता है और उसको कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर बना देता है। ये होता है हमारा कंप्रेसर का काम। अब कंप्रेसर के बाद रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है, सबको पता है। तो कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर होता है। अब कंडेंसर का मेन काम क्या है कि हीट को आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिजेक्ट करना। ओके, कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट अपनी हीट आउटडोर एयर को ट्रांसफर करता है। हीट रिजेक्ट करने के बाद रेफ्रिजरेंट क्या होता है, ग्रेजुअली हाई प्रेशर वेपर हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ओके, तो ये काम हमारा कंडेंसर का होता है। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एक्सपेंशन वाल्व। अब कंडेंसर के बाद रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हमें इस रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में भेजना है, लेकिन डायरेक्ट हाई प्रेशर लिक्विड को इवेपोरेटर में नहीं भेज सकते। यहाँ आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है और रेफ्रिजरेंट का प्रेशर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। ठीक है, ये काम होता है। तो प्रेशर ड्रॉप के बाद रेफ्रिजरेंट की टेम्परेचर भी लोअर कंडीशन में आ जाती है। अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में एंटर करता है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है इवेपोरेटर कॉइल। ओके, तो ये जनरली इंडोर यूनिट के अंदर होता है और इवेपोरेटर का जो मेन काम है वो है रूम एयर से हीट एब्जॉर्ब करना। ओके, एक्सपेंशन वाल्व के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर कॉइल में एंटर करता है। ठीक है, और रूम की जो वार्म एयर है वो रूम की वार्म एयर इंडोर फैन के थ्रू इवेपोरेटर कॉइल के अक्रॉस पास होती है। ओके, तो रेफ्रिजरेंट रूम एयर की हीट एब्जॉर्ब करता है।
तो ये होता है मेन पर्पस हमारा इवेपोरेटर कॉइल का। नेक्स्ट कंपोनेंट गिवन है यहाँ पर रेफ्रिजरेंट लाइन। सो ये पाइप्स रेफ्रिजरेंट सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट को जस्ट कनेक्ट करती है, ठीक है। सो स्प्लिट एसी में जनरली इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच रेफ्रिजरेंट पाइपिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा। सो बेसिक सिस्टम में आपको कॉमनली ये लाइन मिलेगी, सक्शन लाइन मींस इवेपोरेटर से कंप्रेसर तक रेफ्रिजरेंट वेपर ले जाती है, ठीक है। नॉर्मली ये लो प्रेशर सक्शन वेपर कैरी करती है। और अगर डिस्चार्ज लाइन में आप देखेंगे तो कंप्रेसर से कंडेंसर तक रेफ्रिजरेंट ले जाती है, इसका काम होता है रेफ्रिजरेंट लाइन का, ठीक है। ठीक, अगर लिक्विड लाइन में देखेंगे तो कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइस तक रेफ्रिजरेंट ले जाती है, रेफ्रिजरेंट लाइन का काम होता है, ठीक है। क्लियर दिस थिंग? तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आज के टॉपिक से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सज्जाद अंसारी MEP यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनल MEP ट्रेनिंग, रिकॉर्डेड कोर्सेज और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप www.mepbooster.com पर विजिट करें या MEP बूस्टर एंड्रॉयड ऐप्स को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।